आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनने के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप अपनी पहली स्पीच देंगे। अमेरिका के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई राष्ट्रपति हो जिस पर लोगों की राय इतनी बटी हुई हो। अमेरिका ही क्यों, दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप पर राय बटी हुई है। कुछ लोगों को डोनाल्ड ट्रंप नए युग की शुरुआत करने वाले नजर आते हैं, जो अपनी बेबाकी से और मजबूती से दुनिया से आतंकवाद जैसी मुश्किलों का हल निकालेंगे। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनको ट्रंप की बेबाकी में बदतमीजी नजर आती है। उनको डर है कि ट्रंप के शासन में दुनिया और अमेरिका को रंग, नस्ल और धर्म पर बांटने का काम होगा। यह ध्रुवीकरण आज अमेरिका में भी नजर आ रहा है, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के जलसे में लोग शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो किस तरह का युग लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, और दुनिया और भारत के लिए ट्रंप प्रेसिडेंसी के क्या मायने होंगे, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आवाज अड्डा में। हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञ। आज के मेहमानों में है सामरिक विश्लेषक सुशांत सरीन, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा, लेखक रतन शारदा, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान, जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर रिजवान कैसर, वरिष्ठ वकील सुमन ज्योति खैतान, साथ ही हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा और कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा। हालांकि आज हम कांग्रेस और बीजेपी के हमारे मेहमानों से पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन उनके अपने राय के लिए बात करेंगे। आपको भी हम जोड़ना चाहते हैं आज के हमारे इस डिबेट में। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ट्रंप और ट्रंप की नीतियों का क्या आप समर्थन करते हैं या विरोध। इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे शख्स है जिस पर हर किसी की राय है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हो या नहीं, और हर किसी को डर है या उम्मीद है कि ट्रंप की नीतियों का असर उन पर जरूर पड़ेगा। आइए चर्चा शुरू करते हैं। सुशांत सरीन, क्या ट्रंप प्रेसिडेंसी के पहले जिस तरह की का ध्रुवीकरण या गुस्सा अमेरिका के एक तबके में नजर आ रहा है, कहा जा रहा है कि इतिहास में ये एक ऐसे राष्ट्रपति है जो सबसे कम अप्रूवल रेटिंग के साथ व्हाइट हाउस में कदम रखेंगे, इसका किस तरह का असर पड़ेगा उनके कामकाज पर, उनके प्रेसिडेंसी पर? देखिए, मेरे ख्याल कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके का उनका रवैया है, वो चुनाव जीत कर आए हैं। एक फेयर चुनाव था जो वो जीते हैं, और उनको कोई बहुत ज्यादा वो अहमियत इन चीजों को नहीं देते कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें उनके बारे में क्या तासुर पाया जाता है, उसमें मेरे ख्याल उनके कोई बहुत ज्यादा फोकस है नहीं। और वो हमने उनके रवैये से देख लिया है कि वो काफी कंटेम्प्ट के साथ बहुत सारे जो उनके नाकिद हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को कि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स शुरुआत में ही इतनी कम है, उनको कोई बहुत ज्यादा उसका असर पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बहुत क्लियर कर दिया है कि वो आएंगे तो बहुत जो एक पारंपरिक तरीका था काम करने का, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे और उसको डिसरप्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल वो तो अब देखना पड़ेगा कि वो कितना कर पाएंगे, और क्या जो हम चेक्स एंड बैलेंसेस की अक्सर बात करते हैं अमेरिका के अंदर, क्या उस पर कोई उनके ऊपर कोई रोकथाम लग पाएगी, और क्या वो जो डिसरप्शन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ आर्थिक नीतियों में और विश्व आर्थिक जो सारा का सारा संस्थाएं हैं उनके ऊपर असरअंदाज होंगे, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक स्फेयर है उसमें भी नेटो के खिलाफ या आपके जो उनके बाकी अलाइज है एशिया के अंदर, वहां पर उनका क्या रवैया रहता है। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि उथल पुथल काफी होगी। क्या वो उथल पुथल एक बेहतर कल के लिए होगी और एक बेहतर विश्व के लिए होगी, या वो जो पिछले 70 साल का एक कंसेंसस है उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर एक ऐसा हमारे को एक ऐसी जगह पर लेके जाएगी जहां पर बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी विश्व में। मेरे ख्याल ये अगले चंद महीनों में पता लगेगा। लेकिन शुरुआत ही वो करना चाहते हैं, जो खबरें आ रही है प्रोफेसर रिजवान, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक हथियार होता है अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में, और ऐसी बातें आ रही हैं कि वो शुरू के कुछ घंटों में ही, कुछ दिनों में ही कई चीजों पर अपने दस्तखत कर देंगे। मेक्सिको का वॉल बनाने का ऑर्डर वो दे देंगे, क्लाइमेट चेंज पर, ओबामा केयर पर, जिन जिन चीजों की बात उन्होंने की है उन पर वो अमल करेंगे। इसलिए वो लोग जो सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप थोड़े से नरम दिखेंगे, शायद वो उम्मीद सही नहीं होगी। अगर कायदे से देखा जाए तो ट्रंप साहब, अंग्रेजी का जो एक्सप्रेशन है वॉक द टॉक, वो अपने
कार्यकाल में जो आने वाले 4 साल होंगे कार्यकाल में, वो जरूर वॉक द टॉक का सिलसिला रखेंगे। लेकिन दो नजरिए से अगर देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने न केवल विश्व में नजरिए को दो खेमों में बांट दिया है, बल्कि खुद अमेरिका में मेरे ख्याल में बहुत गिने चुने ऐसे मौके होंगे किसी चुने हुए राष्ट्रपति के विरोध में, जब शपथ लेने का एक बढ़िया मौका आता है जिसको आप सोलेमन ओकेजन कहते हैं, उस वक्त वहां के लोग विरोध में खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि एक जो राजनीतिक सततता होती है, देयर इज ए पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, वो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं होकर के उसके अंदर डिसरप्शन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिसरप्शन है। मेक्सिको जो पड़ोसी देश है उसके खिलाफ एक नजरिया बना दिया। तो एक तरह से आप जैसे भी उठा करके देख लें, आपने शुरुआती शब्दों में कहा कि पोलराइजिंग फिगर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब सामने आए हैं, जबकि उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि दुनिया के शायद ताकतवर तरीन जो देश हो सकता है अमेरिका, वो उसके राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उनके कहे हुए एक एक शब्द का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बनेगा। तब ऐसी हालत में उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए शायद उनके सलाहकार कभी बताएंगे कि अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत होशियारी से करें, ताकि अमेरिका और शायद पूरी दुनिया इतने पोलराइज खेमों में ना पहुंच जाए जिस तरह से अभी पहुंचती भी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉक द टॉक का सिलसिला वो जरूर रखेंगे। ये हमारी खाम ख्याली थी कि वो जब राष्ट्रपति के ओहदे पर पहुंचेंगे तो उन तमाम सारी बातों को जो राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा होता हुआ नहीं। वॉक द टॉक या वॉक द ट्वीट, रतन शारदा जी, एक तो चीज है कि शायद वो इतना ट्वीट नहीं कर पाए क्योंकि प्रेसिडेंट को इतनी आजादी नहीं होती एक स्मार्टफोन यूज करने की सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो क्या अब चयन करना पड़ेगा उनको कि वो क्या बोल रहे हैं पब्लिकली? मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को अपनी जो स्टाइल है वो आने वाले समय बड़ा बहुत फर्क आने वाले 1 महीने से 2 महीने हम देखेंगे। जैसे जैसे उनके ऊपर जो इतने बड़े देश की जिम्मेवारी आई है और जिस प्रकार से उनके सलाहकार धीरे धीरे उन्हें सलाह देंगे, हालांकि सलाह सुनने वाले लगते नहीं है वो, लेकिन फिर भी शायद उनकी भाषा धीरे धीरे बदलेगी, उनका व्यवहार भी हो सकता है बदले। जिन्होंने बहुत कड़क अपने किए हैं बयान, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़े जोक चले हैं पहले से कि जब वो करने जाएंगे तो किस तरह के चेक एंड बैलेंस उनको रोकेंगे। तो मैं मानता हूं कि आने वाले महीने 2 महीने उनको कोई डायल्यूशन होगा उनकी भाषा में और कुछ और पॉजिटिविटी आएगी और बहुत बड़ा परिवर्तन में शक नहीं है, जिसमें भारत के और मुख्य रूप से चाइना रशिया के बदलते रिलेशन और उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीजों का भारत पे असर होगा। बाकी तो असर जो होगा सारी दुनिया का देखना मिलेगा। यूरोप के उसके ऑलरेडी दूरियां बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीजें तो दूर है हमारे लिए। जो इमीडिएटली भारत के लिए उनकी चिंता होगी कि उनका इसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या काम है, आईटी और इस तरह के क्षेत्र में भारत का जो रोल है उसका क्या है, और रशिया और चाइना से रिलेशन बदलेंगे तो उसके अंदर भारत की भूमिका क्या होगी, एक बड़ा प्रश्न भारत के लिए रहेगा। नहीं, भारत का प्रश्न तो है ही, लेकिन इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर की नजरें हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, उनकी स्पीच पर। शिवकांत शर्मा जी, जो हमारा मेन क्वेश्चन है आज का, क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के लिए अच्छे होंगे या खराब होंगे? क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो उनकी निंदा करते हैं, वो इस तरह का एक पिक्चर पेंट करते हैं कि अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। अच्छे और खराब तो वक्त बताएगा तमन्ना। सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए है, क्योंकि ट्रंप परंपरा के नेता नहीं है। ट्रंप सिद्धांत और परंपरा को एक तरह से अभिशाप बनाकर, अभिशाप बताकर परिवर्तन और टकराव के नारे पर जीत कर आए हैं। इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं जिस तरह संयुक्त राष्ट्र काम करता है वो बेकार है। उन्होंने नेटो को बेकार कह दिया है, वो नेटो में परिवर्तन चाहते हैं। वो मध्य पूर्व में इसराइल की सबसे बड़ी समस्या, सबसे पुरानी समस्या है, उस पर 2 देशों वाले हल के हक में नहीं है, वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो सिद्धांत की राजनीति में, सिद्धांत की कूटनीति में भरोसा नहीं करते, वो सौदे की कूटनीति में भरोसा करते हैं। और सौदेबाजी जो है वो टकराव से कहां तक आगे बढ़ पाएगी। अब रूस के साथ भी, जहां पहले वो पुतिन को दोस्त मानते थे, दोस्त कहते थे, अब उन्होंने नया सुर छेड़ दिया है कि अगर पुतिन जो है वो अपने परमाणु हथियारों को घटाना शुरू कर दें और घटा दें तो उसके बदले हम रूस के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं उन्हें हटा लेंगे।
चीन के साथ वो सौदेबाजी जो है वो ताइवान को लेकर के करना चाहते हैं, तो भारत को तो अब सोचना होगा कि भारत के साथ सौदेबाजी किस आधार पर होगी। हालांकि बहुत लोगों को उम्मीद है कि शायद क्योंकि चीन पर दबाव बनाना चाहते हैं इसलिए परोक्ष रूप से भारत को फायदा हो, लेकिन जिस तरह की संरक्षणवादी नीतियों की वो बात करते हैं, जिस तरह से अमेरिका फर्स्ट की वो बात करते हैं, वो कल की बात है ओरेकल के खिलाफ जो श्रम मंत्रालय है उसने नया केस खोला है और उसमें एक जो आरोप है ओरेकल के ऊपर कि भारत से आने वाले जो शिक्षित कर्मचारी हैं उनको तरजीह दी जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए उस पर रोक लगाई जाए। तो ये सीधे सीधे भारत के हित में नहीं है। तो बहुत सी चीजें होंगी। अब जब पाकिस्तान की बात आती है, कभी तो वो आतंकवाद पर कड़े कड़े बयान देते हैं और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि चेतावनी दी जा रही है। दूसरे ही सुर में ये कहा जा रहा है अगर पाकिस्तान कोई सौदा कर ले तो हम पाकिस्तान की आर्थिक मदद जारी रख सकते हैं। तो ये जो सौदे की राजनीति है इसमें भारत कहाँ ठहरता है, क्योंकि भारत शुरू से सिद्धांत की कूटनीति में भरोसा करता आया है। सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं किसी न किसी सिद्धांत के आधार पर टिकी हुई हैं। अब सारी संस्थाओं को अगर आप सौदे के आधार पर टिकाना चाहेंगे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की बात हो, चाहे वो ईरान की बात हो, चाहे वो नेटो की बात हो, तो वो कहां तक आगे बढ़ सकती है। तो ये दुनिया के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत इससे निपटेगा, तो ये तो देखना होगा जी। और खेतान साहब, अब तक जो जैसे रतन शारदा जी कह रहे हैं कि 2-3 महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप एक अलग रूप में दिखेंगे। जी सुशांत ओके, गो है सुशांत, फिर मैं आती हूँ जी। जस्ट एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा अचंभा है कि अभी ये शर्मा जी जो बात कर रहे थे कि सिद्धांत की कूटनीति, सिद्धांत और कूटनीति कब आपस में मिलजुल के चले हैं। और भारत की हम जो इतनी डींगे लगाते हैं कि हम बड़ी सिद्धांत की कूटनीति करते थे, तो जब सोवियत यूनियन ने हंगरी या चेकोस्लोवाकिया के ऊपर आक्रमण किया था या अफगानिस्तान के ऊपर किया था, तब हमारे सिद्धांत कहां गए थे। जब चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था तो हम अपना जो नॉन अलाइनमेंट छोड़ के अमेरिका के पास चले गए थे हथियार लेने के लिए, तब हमारे सिद्धांत कहां गए थे। और सिद्धांत कौन से अमेरिकी, क्या ओबामा ने बड़े सिद्धांत फॉलो किए थे जब लिबिया के ऊपर आक्रमण किया या सीरिया की ईंट से ईंट बजा दी, तो वहां पर कौन से सिद्धांत थे। चीन क्या सिद्धांत की राजनीति या कूटनीति करता है। दुनिया में कोई बड़ी ताकत सिद्धांत की नीति नहीं करता। हाँ, ये सुशांत जरूर वो होता था, लेकिन जो अमेरिका मॉरल गार्डियन, दुनिया के मॉरल गार्डियन नीति की है वो सेल्फ इंटरेस्ट है, सौदा है। बिल्कुल, लेकिन अब तक जो अमेरिका दुनिया के मॉरल गार्डियन बाजार से, बिल्कुल, जो अब तक अमेरिका दुनिया के मॉरल गार्डियन के रूप में अपने आप को पेश करता था। चले हैं मॉरल गार्डियन शब्द ही गलत है। अमेरिका ने अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखा है, अमेरिका ने कोई मॉरल गार्डियन नहीं बना। एक मिनट, उसके सारे दोस्त डिक्टेटर थे, किंग थे, अमेरिका के दोस्त कौन है। आप शाब्दिक अभिप्राय पे न जाएं। मेरा कहने का आशय खाली ये था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके कुछ जो है कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी हुई हैं। अगर आप उनके बुनियादी सिद्धांतों ये शब्दों का ढांचा है शर्मा जी, शब्दों का ढांचा है। ओके, नहीं, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज में अगर सब अपना सौदा देखे और सिद्धांत ना देखे तो क्लाइमेट चेंज पर क्या दुनिया एक साथ आ सकती है, या न्यूक्लियर वेपन्स। एनीवे, इस पर आते हैं। लेकिन ट्रंप तो पर्सनालिटी पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहती हूँ। खेतान साहब के पास मैं सवाल ले जाती हूँ। रतन शारदा जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि कुछ महीनों में ट्रंप अपने आप को राष्ट्रपति जैसा बताएंगे, उस ढांचे में वो ढल जाएंगे। क्या हमें इसकी उम्मीद करनी चाहिए, देखते हुए कि अब तक और प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद से अब तक उनका किस तरह का रवैया रहा है। देखिए, जब आदमी प्रेसिडेंट बनता है कोई भी बहुत बड़े कंट्री का, और अमेरिका तो एज इट इज आज के दिन तो उसको यूनिपोलर वर्ल्ड का हेड कहते हैं, मेरे हिसाब से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। और ट्रंप साहब को भी आप देखें तो मेरे को लगता है अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे। इलेक्शन में काफी लोग काफी कुछ बोलते हैं, सिर्फ अमेरिका में भी नहीं, इंडिया में भी हम लोग ने देखा है। सब जगह जहां पे भी इलेक्शंस होता है लोग को ज्यादा कितने बार बोल देते हैं, पर पोस्ट इलेक्शन ही हैज बीन एक्टिंग वेरी प्रैक्टिकली। और मेरे हिसाब से जैसे प्रेसिडेंट बनेंगे उनका जो भी राय होगा या जो भी पॉलिसी होगा
अगर अमेरिका के हित में करें तो उसके लिए उनको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता, बिकॉज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका और इंडिया का रिलेशनशिप में कुछ भी खराबी आएगी। मेरे को तो लगता है बहुत इंप्रूवमेंट होगा। अगर वो चाहते हैं कि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट करें तो इंडिया को ज्यादा खतरा नहीं है, बिकॉज इंडिया काफी कुछ काम उनका यहाँ बैठे बैठे कर सकता है। और आज के दिन इंडिया इन्वेस्टर्स में इतना ताकत है कि वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे इंडियंस अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट में हैं। तो मेरे हिसाब से अमेरिकन का ये जो चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव है, तो चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव तो यूरोपियन यूनियन भी चाहते हैं। वहां भी ब्रेक्सिट हो गया, वहां भी बाकी देशों में अलग अलग अपना एक तो सॉवरेनिटी का टेस्ट उन लोग प्ले करना चाहते हैं, अपना अपना लोकल इथॉस में आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रम्प वुड बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू इंडिया। और नेक्स्ट 4 years इंडिया भी उसको ठीक से अगर एज अ बिजनेसमैन अप्रोच करे, एज अ कमर्शियल पर्सन अप्रोच करे, तो इंडिया के भी बहुत फायदा होगा। बिकॉज इंडिया में भी अपने को प्रैक्टिकल होना चाहिए, और ट्रम्प साहब भी प्रैक्टिकल हैं। और इंडिया को कोई पाकिस्तान से ऐसा खतरा है नहीं, इंडिया को तो सिर्फ टेररिज्म सॉल्व करना है। उसके लिए ट्रम्प विल बी अ वेरी पॉजिटिव फोर्स। आई थिंक हम लोग को ट्रम्प का एसेंडेंसी एक पॉजिटिव रूप से देखना चाहिए। Okay. तो आई एम वेरी बुलिश अबाउट मिस्टर ट्रम्प बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके, खैतान साहब बुलिश है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद और अब तक ट्रम्प के व्यवहार में बदलाव आया है। तनेजा जी, हर बात पर वो ट्विटर पर रिएक्ट करते हैं। कहीं पर किसी अभिनेत्री ने कुछ कह दिया, उस पर भी वो रिएक्ट करेंगे। कहीं पर किसी पत्रकार ने कुछ कह दिया, उस पर भी वो रिएक्ट करेंगे। क्या ये सब आपको लगता है बदलेगा आने वाले दिनों में? जो जंग उन्होंने छेड़ रखी है वहां के प्रेस के साथ, क्या वो सारी चीजें हटने वाली हैं? पहले तो तमन्ना शुक्रिया, आपने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत विचार दूं, पार्टी के नहीं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं फ्रीली बात कर सकता हूं। देखिए क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है, और दूसरा यह है कि उनकी जो कुल मिलाकर के वो कोई पेशेवर पॉलिटिशियन भी नहीं है, और दूसरे उनके तमाम सारे आइडियाज जो हैं वो डिसरप्टिव हैं, माना जाता है। जैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होती है, हम उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, उसको उस पर सबसे अच्छा पैसा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे मिलता है, लेकिन ये डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है। अब उसके बारे में जजमेंट ये मान के चलना कि वो खराबी होगी, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। अगर आप ये देखें जिस तरह का कैबिनेट उन्होंने बनाया है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में जैसे स्टेट डिपार्टमेंट में रेक्स टिलरसन जी को लाए हैं, जो एक्सॉन मोबिल के चेयरमैन रहे, मैं खुद उनसे कई दफे मिला हूं। मेरे इन्विटेशन पे वो गोवा आए थे, एक ही दफा हिंदुस्तान आए, वो मेरे इन्विटेशन पे आए थे। बहुत ही संभले हुए, बहुत ही संजीदगा वाले जो है, और बहुत ही डीप थॉट वाले, और बहुत अनुभव कूटनीति में भी रखने वाले व्यक्ति हैं। डिफेंस सेक्रेटरी को उनको देखिए, उनका पूरा कैबिनेट उठा करके देखिए, तो उससे लगता है कि जिस हिसाब से अपना कैबिनेट उन्होंने चुना है, वो ऐसे लोगों के लिए लेके आए हैं जो उन्होंने अपनी जो सेनेट में हेयरिंग उनकी हुई है, तो उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपना डिसएग्रीमेंट जाहिर किया, रेक्स टिलरसन ने किया है, जो वहां के विदेश सचिव हो रहे हैं। तो मुझे इसलिए ये मान के हम लोग अगर पहले से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ गलत होगा, सब वो जैसे उनके अभी तक टीका टिप्पणी रही है। अमरीकी सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस बड़े स्ट्रांग है। भारत का प्रधानमंत्री जिसको मर्जी है राजदूत बना सकता है, बिना किसी अप्रूवल पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करे। वहां पर राजदूत भी अपॉइंट होता है तो उसको सेनेट के थ्रू जाना पड़ता है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस है। दूसरा मेरा ये मानना है, उनका नारा क्या है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पहले भी अमेरिका को ग्रेट बनाने में विदेशी पूंजी, विदेशी लोग, विदेशी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा। अच्छा, हमारा ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब का मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है वहां ब्लू कॉलर जॉब क्रिएट होंगे, क्योंकि ब्लू कॉलर वालों ने सबसे ज्यादा उनको वोट दिए। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है जर्मनी में पूरी, वो तो रोबोट्स हैं। आप फैक्ट्री लगा भी दीजिए, जॉब कितने बनते हैं? 660 से 2000 ज्यादा। आजकल तो रोबोट्स कारें बनाती हैं, रोबोट चीजें बना। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और दूसरा आईटी की हमारे भारत में लेके हमको कतई फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने अमेरिका H1B वीजा को लेकर नया बिल वो ला रहे हैं, तनेजा जी, H1B वीजा को लेकर नया बिल वो पेश कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अभी देखिए वो बिल कैसे किस फॉर्म में आता है। अमेरिका ग्रेट अगेन हो नहीं सकता बिना इंडियन ब्रेन पावर के, बिना इंडियन आईटी पावर के। थोड़ा इंतजार करिए। वो अमेरिका ग्रेट बन सकता है तभी जब वो सबको साथ में लेके चलेंगे। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि दुनिया में अफरा तफरी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ा इंतजार करिए, सबको साथ लेके। अगर वो नहीं भी चलना चाहते, उनको चलना पड़ेगा। ये उनके सपने की मजबूरी होगी, उनके चेक्स एंड बैलेंसेस की मजबूरी होगी, और मुझे लगता है उनका रेटोरिक जो है वो भी काफी हद तक टोन डाउन हो जाएगा। उनकी लेकिन
कोई मजबूरी नजर आ रही है क्या? क्योंकि ही हैज नो स्टेक, मतलब वो इस तरह से इस प्रेसिडेंसी में कदम रख रहे हैं। संजय झा, आपके लिए सवाल, और आप भी आज अपने पर्सनल कैपेसिटी में बोल सकते हैं, आप हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन आज हम सब ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। बाईपार्टिजन इशू है एक तरह से। आपको लगता है कि वो चेक्स एंड बैलेंस डोनाल्ड ट्रंप पर काम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, उनका अमेरिका फर्स्ट नारा है और हमारा है मेक इन इंडिया। अमेरिका फर्स्ट का मतलब है कि सारे जो इन्वेस्टमेंट है, जॉब्स है, वहां पर पहले क्रिएट होनी चाहिए, और हमारा है मेक इन इंडिया, उसी तरह के सब कुछ यहां पर फोकस होना चाहिए। क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं? देखिए तमन्ना जी, बहुत ही आपने सही प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं सचमुच कहूं तो मैं ज्यादा आशावादी नहीं हूं कि डोनाल्ड ट्रंप एक सफल राष्ट्रपति होंगे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब एक न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर होगा, और मुझे लगता है कि इसको लेके दुनिया में ढेर सारे सुपर पावर्स ही नहीं पर ढेर सारे देशों में लोग चिंतित हैं। देखिए, इसका कारण काफी साफ है। यदि आज अभी तनीजा जी ने कहा कि रेक्स टिलरसन का जो एक चयन हुआ है कि वो फॉरेन सेक्रेटरी बनेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे, अब अमेरिका में भी लोग इस बात से चिंतित हैं क्योंकि ये तो एक्सॉन मोबिल के सीईओ रहे हैं। तो एक तरीके से यदि फॉरेन पॉलिसी किसी ने कहा कि ट्रांजैक्शनल होगा या लेन देन का, यदि एक ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी होगा, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा एक तरीके से चिंताजनक विषय और क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या ईरान की डील, न्यूक्लियर डील को क्या वो रद्द करेंगे? आपने किसी शर्मा जी ने सही कहा कि क्या वो रशिया के साथ वो सैंक्शंस को लेके वहां पर ही एक समझौता करेंगे? चीन के साथ उन्होंने ट्वीट किया था वन चाइना पॉलिसी पर। तो आप देखिए कि ये सब कोई मामूली एक विषय नहीं है। विदेश नीति चाहे आर्थिक हो या राजनीतिक हो, ये सालों में ये बनाया जाता है। अब वो जानते हैं कि वो राष्ट्रपति 20 तारीख को हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, उनकी आंतरिक विषय है ओबामा केयर। उन्होंने कहा कि आज ही वो ओबामा केयर को वो रद्द करेंगे, खारिज करेंगे। क्या वो उनकी अंदरूनी एक उनका ये मसला है। परंतु जब आप चीन पे या रशिया पे या ईरान पे या नाटो पे, यदि आप इन पर आपकी टिप्पणी ऐसी हो कि आप कुछ अलग करेंगे, तो इससे इसका प्रभाव हर देश पे होगा, भारत पर भी होगा। H1B वीजा पर मैं आपको बता रहा हूं तमन्ना जी, यदि वो जॉब्स को लेके, यदि आज जो जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं भगवान का एक राजदूत बनूंगा नौकरी के लिए, तो इसका मतलब वो अमेरिका जैसे एप्पल चाइना में सबसे बड़े एप्पल की प्रोडक्शन जो होती है वो चीन में होती है, यदि उसको वो देश वापस अमेरिका ले गए और H1B वीजा में वो उन्होंने एक अलग कानून लाया, तो इस पर भारत पर एक नकारात्मक इसका असर तो होगा ही। इस पर हम कहां बचेंगे? और ये कहना बिल्कुल मैं समझता हूं गलत है कि एक शख्स एक पद जब उसके हाथ में आता है वो बदल जाता है। मैं समझता हूं कि आपका चरित्र, आपका सिद्धांत, आपका जो नजरिया है वो अचानक नहीं बदलता है। वो हालात हो सकता है कि कुछ न कुछ तरीके से उन पर प्रभाव करेगा भविष्य में जाके, परंतु आदमी का जो एक रवैया होता है, एक आक्रामक हो या दूसरों को साथ लेने का जो एक सोच हो, वो अचानक नहीं बदलता है। तो मैं समझता हूं कि मैं आशावादी नहीं हूं, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। में लोग चिंतित रहेंगे जब तक हालात ये साबित न करे कि वो कुछ अलग प्रदर्शन। मुझे याद आ रहा है प्रकाश देवान जी, 9-10 नवंबर से जो हमारे भारत में कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रुक जाइए, वो तो इलेक्शन था, अब थोड़े दिनों में वो संभल जाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद कहा कि नहीं रुक जाइए, और अभी देखिए अभी भी प्रेसिडेंट इलेक्ट है, 20 जनवरी तक सब ठीक हो जाएगा। आपको लग रहा है कि वो बदलेंगे क्योंकि उनको इसलिए चुना गया? डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक इसी बात से खुश है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, जो खराब लगता है वो मुंह पर कह देते हैं। नहीं तो बिल्कुल सही, जैसे एक हमारे जैसे कहा कि मुंहफट रहे हमेशा, तो कैंपेन के टाइम जो उनका अभिप्राय था वो व्यक्त करना उनके लिए भी जरूरी था कि जब तक वो एक अपनी छवि, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी पोस्चरिंग वाली नहीं बना पाते तो कोई उनके पर ध्यान ही नहीं देने वाला। और उनके सामने जो उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन थी वो ऑलरेडी एक ट्राइड टेस्टेड एक्सेप्टेड कैंडिडेट है, तो ये तो होना ही था। बट अब जो जैसे आपने इस चर्चा का जो टाइटल रखा है उस पर कहना चाहूंगा कि हमारा ग्लोबल मार्केट और खास करके इंडियन इक्विटी मार्केट
बिल्कुल सहमा हुआ है और डरा हुआ है। इसलिए व्हाइट हाउस का डॉन जो है वो बिल्कुल फिट होता है इस चीज के लिए, क्योंकि पिछले 15 दिन से जब से ये नजदीक आती गई तारीख, तब से हमने देखा है कि हर जगह इमर्जिंग मार्केट्स में सेल ऑफ आया है। कोई भी कहीं भी पैसा लगाने की इसमें इच्छुक नहीं है कि जब तक पॉलिसी की क्लैरिटी नहीं आए तब तक हम आगे कदम नहीं लेंगे। एफआईआईस ने दिसंबर के महीने में पैसा यहां से जुटाना शुरू किया, वो अभी भी जारी है। सो मेरे हिसाब से ये जो इनकी जो पॉलिसी रही है वो बहुत, एंड रिमेंबर ही इज अ टफ नेगोशिएटर जिसको कहते हैं, और शर्मा जी ने भी कहा कि सौदे वाली राजनीति हमेशा रही है। तो कोई भी नेगोशिएटर के लिए जरूरी है कि वो पहले एक अपनी छवि ऐसी बनाए, थोड़ा डराए धमकाए, ताकि वो एक नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ रहे। तो चाहे रशिया हो या जर्मनी हो या यूरोप हो या कोई भी इमर्जिंग मार्केट हो, आज उनके लिए सौदा करने की एक महिमा ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से उनको फायदा हो सकता है। सो आई थिंक इट इज ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये सब बयान दिए हैं। मुझे नहीं लगता मार्केट या ओवरऑल अगर आप देखें इतना नेगेटिव होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो एक बिजनेसमैन है और उनके कोई खोने के, जैसे आपने कहा, देयर नो स्टेक्स। तो कोई गलत काम अगर करते हैं पॉलिटिकली, बट फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर अच्छा रहता है तो ही कैन प्रोबब्ली मेक यूएस ग्रेट। तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलेंगे। नहीं, बट व्हाट इज दिस ग्रेट? ये एक काफी इंटरेस्टिंग थिंग है और ओपन डिबेट है हमारा। इसमें हमारे गेस्ट आ सकता है, लेकिन रतन शारदा के पास मैं सवाल ले जाऊंगी। व्हाट इज दिस ग्रेट? अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे? जैसे बहुत सारे जो वादे हैं उसके पीछे क्या है अभी तक समझ में नहीं आया है। जैसे अमेरिका ग्रेट कैसे होगा, वो आतंकवाद को कैसे हटाएंगे, वो क्या करेंगे एग्जैक्टली, पूरे टाइम इन्होंने ये बताया नहीं है। देखिए तमन्ना जी, पहली बात यह है कि जो लोग डिसरप्शन की बात करते हैं भूल जाते हैं निक्सन ने डिसरप्शन किया था चाइना से दोस्ती करके। उस चाइना से दोस्ती करने के बाद सारा जो ट्रेड डेफिसिट की बातें हो रही हैं, जो चाइना की स्ट्रेंथ है जिसके कारण दुनिया में आज नंबर 1 बनने का पूरी कोशिश कर रहा है और हो सकता है आने वाले समय में और भी मसल फ्लेक्सिंग करे। शुरुआत कहां से हुई थी? डिसरप्शन में निक्सन। लुक एट गोर्बाचेव, हु स्टार्टेड द प्रोसेस। देयर आर र्यूमर्स, ऐसी बात कही जाती है कि गोर्बाचेव के पेरिस्ट्रोइका के पीछे, रशिया को ब्रेक करने के पीछे अमेरिका की कूटनीति थी। तो सौदेबाजी की बातें करके किसी की डिप्लोमेसी को हल्का करना, जैसे हम बड़े चरित्रवान एक जगह बैठे, हमने लोगों को बड़ा उपदेश दिया, हमको किसने सुना? इतने उपदेश देने के बाद नॉन अलाइनमेंट के, दुनिया भर के वादे के, सुशांत सिंह जी कह चुके, रिपीट नहीं करूंगा। तो फॉरेन पॉलिसी पहली बात है ये इस पे नहीं चलती आपके चरित्र पे, वो आपके स्वार्थ पे चलती है। डिसरप्शन अमेरिका ने पहले भी किए, आगे भी होंगे। और जहां तक आप कह रही हैं कि ये, आपने क्या मुझे कहा था ये कि क्या आपको लगता है कि वो अपने चरित्र में ही रहेंगे और क्या वो स्पेसिफिकली बताएंगे, जैसे वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट, उसका बिल्कुल अमेरिका ग्रेट का मतलब अगर आप गौर करें, अमेरिका के अंदर आज जो सारे स्किल्ड जॉब है, सारे जो इंटेलिजेंस के जॉब है, वो सारे के सारे बाहर वालों के ऑफिस है। उसमें हम भी हैं, बाहर वाले। जो यूएस अमेरिका के टॉप मोस्ट एकेडमिक्स है वो चाइनीज है, वो इंडियंस है, वो बाकी अन्य देशों के हैं। जो अमेरिका का फेम्ड इंटेलेक्चुअल कैपिटल था वो डिप्लीट हो चुका है, वो कम हो चुका है। उसको दोबारा जब तक खड़ा नहीं करेंगे, जब तक फैमिली सिस्टम खड़ा नहीं होगा, जिस ग्रेटनेस की बात करते हैं अमेरिका की, ओपन सोसाइटी, सभी को ग्रो करने का मौका, लेकिन जिस तरह की इकोनॉमी आई कि जो एक मीडियोकर आदमी वो भी उतना कमाएगा, जो बुद्धिमान है वो भी उतना कमाएगा, तो जिनको आगे बढ़ना था वो सारे जो बाहर से आए थे आगे बढ़े, और जो लोकल, जो खुद को अमेरिकन आज कहते हैं कि वो बाहर वाले हैं, जो आज खुद को कहते हैं, उनको आज अपने आप को ग्रेट बनाने के पहले अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि अमेरिका तब ग्रेट होगा जब सबको साथ मिलेगा ही लेगा, और एक महत्वाकांक्षा वहां के लोकल लोगों में जगाया जो है ट्रंप ने, ये पॉजिटिव बन सकता है अमेरिका के लिए। नहीं, क्या महत्वाकांक्षा जगी है एग्जैक्टली, इस पर हम आते हैं। अच्छा, तनेजा जी आना चाहते हैं, क्या महत्वाकांक्षा जगी है? क्योंकि ये भी डर है मेक अमेरिका ग्रेट को एक तबके ने ऐसा देखा है कि जो अमेरिका में व्हाइट हैं उनको फिर से फ्रंट में आने का मौका मिले, उनकी आवाजें सुनाई दे, और अमेरिका का वो चरित्र रहा नहीं है कभी। तमन्ना जी, एक बात जोड़ू, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात करते हैं, अमेरिका में रेसिज्म, अमेरिका में रेशियल अटैक, अमेरिका में ब्लैक्स के ऊपर अटैक, ये क्या पॉलिटिकली करेक्ट होने से कम हुए? या आप पॉलिटिकली करेक्ट होने से यूके में यूएसए में टेररिज्म कम हुआ, इस्लामिज्म कम हुआ? पॉलिटिकल करेक्टनेस नॉट द सॉल्यूशन, समबडी हैज टू स्पीक ब्लंटली। मेरा ये कहना है, अगर आप उनको एनकरेज करेंगे, आप तालियां बजाएंगे तो वो बढ़ेंगे, वो कम तो नहीं होंगे। कौन किसके लिए ताली बजाए? नहीं, इफ यू इनकरेज इट। आप देखिए, इसलिए वही वो तनेजा जी के पास सवाल मेरा कि क्या जो इसके अंडरलाइंग मैसेज में मेक अमेरिका ग्रेट को किन लोगों ने कैसे देखा है, उसकी परिभाषा क्या रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है? तमन्ना, वो क्या डोनाल्ड ट्रंप का नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
मतलब वो रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफर किसको कर रहे हैं? जैसे पहले अमेरिका था, अर्थात आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, तो उनका वो इशारा, और वो अमेरिका किसने ग्रेट, सब लोगों ने मिलकर बनाया था। खाली वो एक नस्ल के लोगों ने या खाली श्वेत लोगों ने नहीं बनाया था, सबने मिलकर बनाया था। अगर ग्रेड बनाना है तो जाहिर है उनको पता है, अंदर से राजनीति अलग चीज है, उनको पता है कि सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। देखिए वो बिजनेसमैन है, कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। जिस आदमी ने अपनी अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स से रिपब्लिकन पार्टी, जो वहां की इतनी पुरानी पार्टी है, उसके अंदर घुस के पैठ लगा करके जबरदस्ती अपने को रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट बना लिया, तो ऐसा नहीं है कि, और काफी रेजिस्टेंस थी, सबने विरोध किया, वहां के जो आज स्पीकर है उन्होंने भी विरोध, उसके बावजूद वो बने और जीते। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस उनके पास उपलब्ध है। दूसरा ये जो माना जाता है, जो खासतौर से अमेरिका के कुछ अखबार लिख रहे हैं, खासतौर से न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि वो एक जोकर हैं, गंभीर नहीं है। मुझे लगता है कि जो अभी तक जो सियासत में उन्होंने आके जो करके दिखाया है, ये तो जाहिर है कि राजनीति तो आती है, ऐसी बात नहीं है, और वरना शिकस्त इस तरीके से नहीं दे पाए। और दूसरी बात यह है कि उनको ये भी मुझे लगता है अब सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की होगी कि सेकंड टर्म की तरफ उनका कि सेकंड टर्म उनको मिले, और अमेरिका के इतिहास में उनका नाम हो। अब इस बात की फिक्र उनके वक्तव्यों से पहले और दिखने लगी है। तीसरी में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ चीजें जो निकल करके आ रही हैं, मानी बात है अमेरिका फर्स्ट उनके लिए होगा, इंडिया फर्स्ट थोड़ी ना हो जाएगा। इंडिया फर्स्ट तो हमको अपना देखना पड़ेगा। और हम दूसरी बात यह है कि जिस तरह के वक्तव्य आए हैं रशिया को लेकर के, अगर रशिया के खिलाफ वो सैंक्शन को नरम करते हैं, हमको तो फायदा है भारत को। उनके जो विदेश मंत्री होने वाले, उन्होंने सीनेट को कहा कि साउथ चाइना सी जो है वो अमेरिका की, वो चाइना की बपौती नहीं है। बहुत अच्छा वक्तव्य, हमारे तो इंटरेस्ट में है। इंडो पैसिफिक को बढ़ाएंगे, एशिया को पिवोट बनाएंगे, वो हमारे हित में है, हमको क्या परेशानी है। और $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, जाहिर है कुछ काम भारत भी आएगा। बिना भारत के पार्टिसिपेशन के तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन वो नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हमें और एक चीज जो फाइनल पॉइंट है तमन्ना, वो ये कि एक जो व्यक्ति राजनीतिक नहीं है, बिजनेसमैन रहा है, डील मेकर रहा है, और उसमें भी बिल्डर रहा है, तो जाहिर है उसकी जो भाषा है वो भाषा थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होगी। मुझे लगता है अगर हम भाषा पे ज्यादा ना जाएं, ये देखें कि वो आने वाले 3-4 महीने में काम क्या करते हैं, तो शायद हम बेहतर नहीं। वो वही तो डर है कि जो वो कह रहे हैं वो एक्चुअली कर दिखाएंगे। वो आप कह रहे हैं भाषा पे नहीं जाए, मुझे नहीं, आप उम्मीद करें कि वो नहीं करेंगे जो वो कह रहे हैं, लेकिन वो शायद वही करेंगे जो वो कह रहे हैं। संजय झा चाह रहे थे, संजय झा फिर प्रोफेसर संजय झा। देखिए तमन्ना जी, मैं इतना कहूंगा कि देखिए अमेरिका यदि मजबूत हुआ है, अमेरिका आज यूनिपोलर वर्ल्ड में उनकी इकोनॉमी एक्चुअली काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म की है, उसके बावजूद उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। देखिए एक शब्द का मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो ये है कि आज हमारे जिस तरीके के मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और आज के जैसे राजनेता लोग प्रचार में बोलते हैं, बयानबाजी होती है, हवाबाजी होती है, उसको आज एक पोस्ट ट्रूथ एक जमाना आ चुका है कि नेता लोग कुछ भी बोलते हैं, आप कुछ भी वादे कीजिए, झूठ बोलिए, झूठ को 10 बार बोलिए, लोग विश्वास करेंगे। एक तरीके से मैं यहाँ भी खुलेआम में ये कहना चाहूंगा, आज हम राजनीति से हटके बात कर रहे हैं। में भारत में भी शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो गए। उन्होंने बोला नहीं है अभी तक, उन्होंने अभी तक बीजेपी बोला नहीं है। वैसे समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, दर्शक समझ रहे हैं। एक मिनट जरा, मैंने सोचा था जैसे हटके बात होगी। नहीं, उन्होंने अभी तक बोला नहीं है, वो अभी सेफ जोन में है। वो शब्दावली सब समझते हैं। एक मिनट जरा, ये कौन, जरा एक मुझे आपके मित्र तनेजा जी, पूरा कीजिए। कहना चाहूंगा कि देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण अमेरिका मजबूत हुआ, लेकिन आज यदि आप डोनाल्ड ट्रंप के जो भी उन्होंने बयान की है तमन्ना जी, क्योंकि इस पर हम पर भी असर होगा, ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि इंपोर्ट्स पर वो अक्रॉस द बोर्ड 35% टैरिफ डालेंगे। यदि अमेरिका ने इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स डाले तो मैं समझता हूं कि अमेरिका क्या कर रहा है। आज यदि भारत या बाकी स्टॉक मार्केट्स क्यों गिरेंगे, यदि अमेरिका $1 ट्रिलियन, जो तनेजा जी बहुत प्रशंसक लग रहे हैं ट्रंप के, यदि $1 ट्रिलियन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया और उनकी डेफिसिट बढ़ गई, यदि डेफिसिट बढ़ेगी तो वहां पर फाइनेंस कौन करेगा अमेरिका को। मैं डोनाल्ड ट्रंप से पहले एक मिनट बीच में आपको नहीं पता था। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जब हम बात करते हैं, अरे भाई साहब 2 मिनट चुप रहिए, सुनिए ना दूसरों को। 2 मिनट का मुझे छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। तमन्ना जी, मैं संक्षेप में खत्म करना चाहूंगा। ओके। मैं संक्षेप में खत्म करना चाहूंगा कि यहां पर
संक्षेप में मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिकन यदि डेफिसिट बढ़ेगी तो वहां की इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, अमेरिकी इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो डॉलर मजबूत होगा, अंतर्राष्ट्रीय कैपिटल अमेरिका जाएगा और भारत में हम एक तरीके से हमारे लिए एक कठिन और बहुत परेशानी बढ़ सकती है, और ये सच्चाई है। ओके, लेकिन अब तक जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत के बारे में वो मिक्स्ड रहा है। उन्होंने प्रशंसा भी की है प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने भारतीय कल्चर की भी प्रशंसा की है, लेकिन साथ में जॉब्स के संदर्भ में कहा है कि हमारे जॉब्स यहां रहने चाहिए, भारत नहीं जाने चाहिए। तो भारत के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक और जो बड़ी उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया लगा बैठी है कि वो आतंकवाद पर काबू पाएंगे, आईसिस के मसले को वो सुलझा लेंगे। वो कैसे करने वाले हैं एग्जैक्टली, इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। अब से करीब 1-1.25 घंटे में शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति की। आप लाइव पिक्चर देख रहे हैं वॉशिंगटन से। हम आपसे आज पूछ रहे हैं कि आपके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के आप समर्थक हैं या आप उनकी नीतियों का विरोध करते हैं? आप अपनी राय बताएं। हम हमारे पैनल के साथ बैठे प्रोफेसर रिजवान, आप आना चाह रहे थे इस डिबेट में। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी कि एक जो बड़ा वादा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और कैंपेन की शुरुआत में वो ज्यादा कर रहे थे, फिर उसके बाद उस पर इतना ध्यान नहीं था, वो है आतंकवाद का मुद्दा। इस पर वो कितना और क्या कर सकते हैं? अभी तक अगर उठा करके देखा जाए पिछले 10-15 सालों के इतिहास को, विशेष तौर पर अमेरिका के संदर्भ में 2003 में जिस तरह से अमेरिका ने इंग्लैंड के साथ मिलकर के जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में इराक पर हमला हुआ, अफगानिस्तान के हमला हुआ, हजारों और कई मानो तो शायद लाखों जानें भी चली गईं। सवाल ये पूछना पड़ेगा उन तमाम सारे लोगों से जो कहते हैं कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया? आईएसआईएस एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर, लेकिन क्या उसका समाधान कुछ और गोलियां हैं, कुछ और बंदूकें हैं, कुछ और तोपें हैं, कुछ और एयर गन्स हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद से लड़ने का ये जो तरीका जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जमाने से चलता चला आ रहा और आज तक उसका समाधान नहीं दिखता है। वो हर हमेशा इस तरह के बयान दे करके वो क्या करेंगे कि लोगों के मन में जो उनका प्रादुर्भाव है, लोगों के मन में भी अमेरिका के प्रति, वहां के लोगों के प्रति प्रादुर्भाव पैदा करेंगे और एक उत्तेजना पैदा होगी मिजाज में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो फॉर्मूला है आईएसआईएस या इस तरह की दूसरी जो दुनिया में आतंकी तंजीमें हैं उनके खिलाफ, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज कैचिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम रॉन्ग साइड। और इसके जरिए आप बजाय हल ढूंढने के और समस्या को आप जटिल कर देंगे, जिस तरह से इराक के ऊपर 2003 में हमला करने के बाद नहीं, और उसके साथ ही जैसे सुशांत, उसके साथ ही जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो इस्लामिक देश है वहां से जो लोग आएंगे उनकी अमेरिका में उनकी वेटिंग प्रोसेस होगी, उनकी जांच बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी, इमिग्रेशन पर उनकी कई राय है और नीतियां वो बनाएंगे, क्या वो एक सही दिशा में जा रहे हैं आतंकवाद पर काबू पाने के लिए? और क्या हमें अब अमेरिका से वो उम्मीद रखनी भी चाहिए? मैं आतंकवाद पे कुछ कहूँ थोड़ा सा। देखिए, 2-3 चीजें हैं तमन्ना। एक तो मेरे ख्याल ऑन प्रिंसिपल हमारे को 2-3 चीजें याद रखनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो हरदम ट्रांजैक्शनल होती है, वो कभी भी सिद्धांतिक नहीं होती, हरदम ट्रांजैक्शनल होती है। सिद्धांत भी एक ट्रांजैक्शन का ही हिस्सा होता है। तो एक बात तो ये। दूसरी चीज, संजय झा के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स आज से नहीं शुरू हुई। भारत में तो 1950 से पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स है। इतने हमारे को वायदे किए गए लोगों को कि आपको पढ़ाएंगे, आपकी गरीबी हटाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और कुछ भी नहीं हुआ। तो पोस्ट ट्रुथ तो बहुत पहले से चल रहा है और आज भी चलेगा और आगे भी चलेगा। तो पोस्ट ट्रुथ कोई नई बात नहीं है। तीसरी चीज, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मेरे ख्याल प्रोफेसर साहब जो है ये इस चीज को दूसरे या गलत सिरे से पकड़ रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद ना तो इराक के ऊपर हमला करने से शुरू हुआ और ना आप इराक पे अगर हमला ना करते तो ये खत्म हो जाता। आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है ये दशकों पुरानी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि भारत के संदर्भ में
ये लगभग 200 से 300 साल पुरानी है, जब से ये जो फलसफा जो आज आतंकवाद का यहां पर इतनी जोर शोर से उभर करके निकल रहा है दुनिया भर में, वो उसके यहां पर भी जड़ें आज से 1700 कुछ में पैदा हो चुकी थी यहां पर। तो हमको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है इसको उस संदर्भ में भी देखना चाहिए, वो डिनायल से काम नहीं चलेगा। और चौथी चीज ये कि देखिए, हर देश को अपना प्रॉब्लम खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम रहा है। हमने यूरोप के अंदर देखा है कि बहुत सारी जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज हैं, और कल ही एक जो कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक चीज बोले कि देखिए, कनाडा में आतंकवाद की प्रॉब्लम या इमिग्रेंट्स की आतंकवाद की प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई, थोड़ा ब्रीफ रखना होगा। हमारी एक बड़ी स्ट्रिक्ट वेटिंग प्रोसेस था। अमेरिका के अंदर जो इलीगल इमिग्रेशन हुई है और मिलियंस के हिसाब से हुई है, उसने एक प्रॉब्लम क्रिएट की। जैसे कि आप इलीगल इमिग्रेशन को किसी देश को नहीं अलाउ करना चाहिए, लेकिन क्या आप इमिग्रेशन पर जो आप फैसले बनाएंगे, नियम बनाएंगे, वो आप धर्म के अनुसार बनाएंगे? जो काम ट्रंप ने किया है। जी, रतन शाह इस पर आना चाह रहे थे। नहीं, अभी तक देखिए, अभी तक धर्म के हिसाब से उन्होंने कोई इस तरीके का काम नहीं किया। लेकिन अगर एक थ्रेट परसेप्शन किसी एक धर्म के पालन करने वालों के साथ है, तो मेरे ख्याल वो जरूर होगा। आप जो मर्जी कहिए, उस पर जो मर्जी आप पॉलिटिकल करेक्टनेस लगाइए, लेकिन अगर कहीं से किसी एक देश को प्रॉब्लम नजर आ रही है उभरते हुए, तो ये लाजमी है कि वो वहां पर वो काम करेंगे और एक तरीके की प्रोफाइलिंग होगी। क्या वो ठीक है, क्या वो होनी चाहिए, वो एक अलग बहस हो जाती है, लेकिन क्या वो होगी जरूर। ब्रीफ रखें सब अपने कमेंट। देखिए, रिजवान जी ने कहा था कि इराक पे हमला किया टेररिज्म का। हमें क्लियर पता है कि इराक का हमला टेररिज्म का हमला नहीं था। इराक का हमला पेट्रोल और ऑयल का हमला था। उसको एक्सट्रीमिज्म मिक्स ना करें। अफगानिस्तान के साथ भी वही हुआ था, वही पॉलिटिकल फाइट थी बिटवीन रशिया एंड यूएसए। हम चीजें मिक्स ना करें, क्या कि आइडियोलॉजी के नाम पे हम चीजें मिक्स करते हैं, उसके कारण बहस बराबर हो नहीं सकती। जहां तक पॉलिटिकल करेक्टनेस का सवाल है, जिस तरह का टेररिज्म में चल रहा है, एक तरफ आइडियाज की लड़ाई है, एक तरफ आर्म स्ट्रगल है, तो आप बंदूक के सामने लेकर हाथ तो जोड़ नहीं सकते। नेचुरली आपको बंदूक का जवाब बंदूक से देना पड़ेगा। यूके ने आइडियाज ट्राई की, यूके ने इंटीग्रेशन के लिए 14 साल वहां के एजुकेशन सिस्टम में ट्राई किया, वो विफल रहे, ये सबको पता है। जहां पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण कुछ महीनों पहले हमारे एक मित्र थे, क्लिंटन के बड़े सपोर्टर थे अमेरिका में, वो कहने लगे बड़ा दुख हो रहा है, घबराहट हो रही है, ट्रंप आएंगे। मैंने कहा जब तक हिलरी क्लिंटन क्लियरली पॉलिटिकली करेक्ट छोड़ के अपना जवाब नहीं देगी टेररिज्म के विरुद्ध, उसके हारने के पूरे चांस है। तो पॉलिटिकल करेक्टनेस का जमाना गया, क्योंकि उसके कारण कुछ बनता नहीं है, न टेररिज्म रुकता है, न समाज के अंदर विघटन रुकता है। ये ध्यान में आया है, इसलिए यूरोप का हाल हम आज देख रहे हैं, इसलिए हम यूएसए का हाल देख रहे हैं, हमने भारत का हाल देखा। हमें ये वास्तविकता स्वीकार करके जहां जहां ताकत की आवश्यकता है ताकत, जहां पर आवश्यकता है आइडिया से लड़ना पड़ेगा, और वो ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है। होपफुली ही विल टेक द राइट स्टेप्स। प्रकाश देवान, सो बेसिकली तमिलनाडु देखिए, टेररिज्म हो या इमिग्रेशन का इशू हो, ये सब एक्चुअली ये सारा टाई इन होता है इनके 4 बड़े मुद्दों से। इन्होंने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो करना है, सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, चाहे इमिग्रेंट कहीं से भी आए, चाहे वो सीरिया से आए, चाहे वो मेक्सिको से आए, ब्राजील से आए या हिंदुस्तान से आए। क्लाइमेट चेंज की बात की इन्होंने, एनर्जी की बात की इन्होंने, तो हेल्थ केयर की बात की। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनसे छात्र साहब से कि जो एंगल है वो इकोनॉमिक है। अब इकोनॉमी अगर आपकी स्ट्रांग बनाते हो वापस, और जो यूएस डॉलर की फर्मिंग अप में हमने देखा है कि शुरुआत हुई है, अपने आप अमेरिका ग्रेट हो जाएगा। अमेरिका की जो कंजम्पशन है, और आज वो क्यों बोल रहे हैं कि हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, गाड़ियां बाहर से बनी हुई नहीं लेना चाहते, वो इसलिए कि आज अमेरिका इज द बिगेस्ट ग्लोबल मार्केट फॉर एनीबॉडी। एक मिनट प्रकाश देवा जी, और ये शिवकांत शर्मा से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका को जब दुनिया ग्रेट कहती है, तो उसकी परिभाषा क्या यूएस डॉलर के रेट से है, या इस बात के रेट से कि अमेरिका में 2008 में एक ब्लैक आदमी जिसकी पैदाइश कीनिया में हुई थी, वो वहां का राष्ट्रपति बन पाया, कि वो एक ऐसा देश है जहां कोई भी जाकर अपने सपने साकार कर सकता है। अमेरिका की ग्रेटनेस की आज परिभाषा क्या है? क्या उसी पर बड़ा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के साथ? शिवकांत शर्मा जी। बहुत अच्छा। अमेरिका कितना बड़ा ग्रेट अब हो गया है, इसका उदाहरण तो आपने डावोस में देख लिया। जो अमेरिका डावोस में जाकर के, डावोस सबसे बड़ा पूंजीपतियों का, खुले व्यापार का, खुले विचार का मंच रहा है, वहां माओ के देश चीन का राष्ट्रपति आकर के खुले व्यापार, मुक्त नीति, मुक्त बाजार की वकालत कर रहा है।
और जो इसका सबसे बड़ा सरबराह होता था वो दीवारें खड़ी करने की, संरक्षणवाद की बात कर रहा है। आप बात कर रहे हैं अमेरिका को महान बनाने की, जो और वहीं चीन ने हिमायत की और बात की जलवायु परिवर्तन को रोकने की। आप जलवायु परिवर्तन को माहौल बना रहे हैं। तो आप महान तब होंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे। कम से कम मैं 20 ऐसे अर्थशास्त्रियों और बड़े बड़े लेखकों के लेख आपको गिना सकता हूं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें कितना बचकानापन है उसके बारे में लिखा है। लगभग सारा का सारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है अमेरिका का, सारे के सारे बड़े लेखक, सारे तो बेवकूफ नहीं हो सकते। पूरा हॉलीवुड, मतलब ट्रंप ने तो ठेका ले लिया है कि जो सही बात बोलेगा मुझे उससे लड़ना है। प्रेस से वो लड़ने को तैयार है, अपने जासूसों से वो लड़ने को तैयार है, इसका दूसरा जो एक पहलू है। शर्मा जी, हमारे बुद्धिजीवी का यही प्रॉब्लम है, वो बाकी लोगों को कम आंकते हैं। इसके कारण बुद्धिजीवी की इस समय क्रिटिसिज्म सारी दुनिया में हो रही है। आप जो आपका विचार नहीं होगा वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो अच्छी सोच नहीं रखता। इस तरह की भाषा आपकी गलत भाषा है। बुद्धिजीवी, ये भाषा गलत है। बुद्धिजीवी लोकप्रियता याद रखिए, दावोस के अंदर भारत ने विरोध किया था, है वो गलत। भारत का क्रिटिसिज्म हुआ था। डावोस के अंदर भारत का क्रिटिसिज्म था, अपने अपने सेल्फ के लिए खड़े थे। आपने डावोस का किया, आपने पेरिस की एग्रीमेंट की, उसके अंदर हुआ क्या? अमेरिका और चाइना ने आपस में एग्रीमेंट की और अपने एमिशन को कम करने के लिए पीछे हट गए। संजय झा आना चाहते भाई ब्रीफली। आप तो कह रहे हैं कि जो है ये तो सपना है, खिलौना है। हाँ, तमन्ना जी मैं संक्षेप में यही कहूंगा कि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने यहाँ पर जो मोदी जी ने कहा जी का दुख सहा नहीं जाता, प्रेरणा दी, वो सफल हो गए, उनको हमने मुबारकबाद भी दिया। देखिए इस बात को आप देखिएगा, आपके भी पैनल में जो लोग थोड़े, अब चाहे राइट विंग हो या सांप्रदायिक हो, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सच्चाई है। संजय झा साहब कभी तो अपना असली रूप दिखाइए। झा साहब कभी तो असली रूप दिखाइए अपना। कब तक कांग्रेस की टोपी के नीचे अपने अकल को छुपा के रखेंगे आप? जो है ना, सुशांत सरीन को मैं बताना चाहूंगा कि पोस्ट ट्रूथ का मतलब होता है जो जानबूझ के झूठ बोले। 1950 में यदि किसी ने वादे किए थे वो सफल नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वो जानबूझ के जो झूठ बोलता है, अच्छा ओके, जो जानता है, नहीं, एक मिनट, राजनीति मैं बहुत अनजाने झूठ बोलने वाले कौन जानबूझ के बताना चाह रही हूँ कि आज हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, भारत की बात और भारत की राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। और फैक्ट तो ये है संजय झा कि डोनाल्ड ट्रंप इतने पोलराइजिंग और कंफ्यूजिंग इंसान है कि बहुत सारे लोग जिनको आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इनका विरोध कर रहे हैं या विरोध करना चाहिए, वो उनके समर्थन में है, और वाइसा वर्सा। जो आप राइट विंग की बात करें, जो आपको लगता है ये टिपिकली इनका समर्थन इनको करना चाहिए, वो इनका विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को एक के पर जो व्यूज है लोगों को, वो इस तरह से सेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों कहतान साहब? कभी लोग समर्थन भी करते हैं, कभी विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि किसी को आकर सिस्टम को बदलना चाहिए, लेकिन किस हद तक? 30 सेकेंड। ओके, स्टूडियो के बाहर है, थोड़ा हमारा भी ध्यान। ओके, कहतान साहब अभी तक एक ही बार बोले, उनको थोड़ा बोलने दीजिए, फिर आप तनेजा जी। जी कहतान साहब। देखिए, मैं आपको एक चीज बात करना चाहूंगा। कभी बात हो रहा है अमेरिकन राष्ट्रपति का, तो हम लोग को इंडिया से ये देखना चाहिए कि हमारे देश के हित में क्या है। तो इसके लिए हमको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ के बात करना है जी। अगर ट्रंप साहब कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो माने लोग वहां पे एडमिट करते हैं कि अमेरिका ग्रेट नहीं रहा, और अमेरिका के वो उन्हीं लोगों ने ट्रंप साहब को वोट दिया है जो स्टेटस को कंटिन्यू करना नहीं चाहते, जो स्टेटस को से डिससेटिस्फाइड थे, और स्टेटस को से हट के अमेरिका को फिर से ग्रेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका अभी डेट में है, अमेरिका डेट में है चाइना से, उनका डेट इज मोर देन द जीडीपी, उनका कंज्यूमर स्पेंडिंग इज मोर देन द जीडीपी, उनका डेट इज इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इसलिए अमेरिका को ग्रेट करने का बात वो कर रहे हैं। और इंडिया में जब हम लोग डीमोनेटाइजेशन डिस्ट्रप्टिव कहते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए। तनेजा जी और फिर सुशांत जी, तनेजा जी पहले। तमन्ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए दो जो मूल पॉइंट हैं। एक तो ये है कि मैं दुनिया भर का प्रेस आप उठा लीजिए, टेलीविजन चैनल्स पे देखिए, बुद्धिजीवी पॉलिटिशियन,
डोनाल्ड ट्रंप को लेके कुछ लोगों को चिढ़ है, उनका नाम आने से उनको चिढ़ होने लगती है। जब आपके अंदर जो है किसी का नाम, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की शक्ल से चिढ़ होने लगती है, तो आपका विवेक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो आपकी टीका टिप्पणी होती है उसमें कोई बहुत ज्यादा संजीदगी रह नहीं जाती है। मेरा सिर्फ दो नजरिए देखने का, एक तो ये कि भारत के हित में क्या है, और दूसरा ये कि अमेरिका की जनता ने उनको चुना है, और जिस हिसाब से, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने कैबिनेट बनाया है, और जिस तरह की चीजें वो जिसमें सरकार चलाने का जो अनुभव है वो शून्य के बराबर है। इन लोगों ने कंपनियां चलाई हैं लेकिन डिपार्टमेंट्स नहीं चलाए। ओके सुशांत सरीन, अंत में आई हैव जस्ट 10 सेकंड्स प्लीज। लेकिन वो कंपनियां सरकारों से बड़ी है। एक कंपनी ऐसी है जिसका एनुअल टर्नओवर पाकिस्तान, कंपनियां जब आप चलाते हैं आप प्रॉफिट देखते हैं, जब आप सरकारें चलाते हैं तो आप हर एक का हित देखते हैं, चाहे उन्होंने आपके लिए वोट किया या नहीं। सुशांत सरीन, लास्ट वर्ड सुशांत सरीन। चलाई उन्होंने शपथ ग्रहण से तमन्ना फैक्ट्स जो है 40% पर है। ओके सुशांत सरीन, यू हैव टू रैप अप प्लीज। अच्छा तमन्ना, जो फैक्ट्स है ना वो ये है कि चाइना का जो टोटल, अभी कोई बात कर रहे थे कि अमेरिका बड़ा कर्जे में डूबा हुआ है, चाइना का लगभग कर्जा जो है 350% है उनकी जीडीपी का, अमेरिका का सिर्फ 100% है। और अमेरिका की जो एसेट्स है या अमेरिका की और चाइना के अगर रिसोर्सेज को कंपेयर किया जाए, जमीन आसमान का फर्क है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई अमेरिका का राष्ट्रपति दावोस जाकर के वहां पर बैठा डोनाल्ड ट्रंप के क्या आप नजरिए का, व्यू का आप समर्थन करते हैं? 61% लोग जिन्होंने हमारे ट्विटर पोल में हिस्सा लिया वो करते हैं, 39% नहीं करते हैं, वो शुरुआत ही कर रहे हैं। और सबके लिए अच्छा होगा अगर वो सही तरीके से अमेरिका के भविष्य को आगे बढ़ाएं, अमेरिका ग्रेट बने। हम सब ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक कंपनी जब आप चलाते हैं तो आप मुनाफा देखते हैं, जब आप देश चलाते हैं तो उन लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है जिन्होंने आपको वोट नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आवाज अड्डा पर। नमस्कार।